Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nana Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी मियोसिस जो है मियोसिस 1 के नेक्स्ट स्टेज को स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। स्टूडेंट्स इससे पहले हम थोड़ा सा लेक्चर को ओवरव्यू कर लेते हैं। हम स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल। हमने पढ़ा सेल साइकिल के दो हिस्से हैं, एक को हम कहते हैं इंटरफेज, एक को हम कहते हैं एम फेज। इंटरफेज के अंदर एक सेल अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करता है, जबकि एम फेज के अंदर एक जो सेल है वो तकसीम हो जाता है। अब एम फेज है ना, जो सेल जिसमें तकसीम होता है दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं मियोसिस और एक को हम कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस को बच्चों हमने तफसील से पढ़ लिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। हम मियोसिस पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया कि जो मियोसिस है इसके दो हिस्से हैं, इसके दो स्टेप्स हैं, दो फेजेस के अंदर, एक को हम कहते हैं मियोसिस 1 और एक को हम कहते हैं बच्चों मियोसिस 2। अब जो मियोसिस 1 है ना, इसके आगे से दो स्टेप्स है, ठीक है। जिस तरह माइटोसिस के आगे से दो स्टेप्स है ना, एक को हम कहते थे कैरियोकाइनेसिस और एक को हम कहते थे साइटोकाइनेसिस। इसी तरह मियोसिस 1 के आगे से दो हिस्से हैं, एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस 1 और एक को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस 1। इस तरह मियोसिस 2 के भी आगे से दो हिस्से हैं, एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस 2, एक को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस 2। अब स्टूडेंट्स कैरियोकाइनेसिस, जिस तरह माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस के चार स्टेप्स थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसी तरह यहाँ पर जो मियोसिस 1 है जिसका कैरियोकाइनेसिस 1 है, इसके भी वही चार स्टेप्स हैं, बस नाम के साथ हम 1 लगा देंगे। कैरियोकाइनेसिस 1 के आगे से चार हिस्से हैं, इनको हम कहते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। इसी तरह स्टूडेंट्स कैरियोकाइनेसिस 2 है ना, जो इसी के भी चार हिस्से हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, ये चार स्टेप्स के अंदर मुकम्मल होता है। हमने बच्चों प्रोफेज 1 को इससे पिछले लेक्चर के अंदर तफसील से पढ़ लिया। मैंने वहां पे आप लोगों को इसके मतलब जितनी भी चीजें हुई वो मैंने सारी आपको बता दी। मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर जो डीएनए है, जो बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा होता है क्रोमेटिन, वो कंडेंस होकर क्या बनाता है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम बनाता है। जब वो होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं जोड़ा बनाने के लिए, इसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस के बाद जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से अपना एक जोड़ा बना लेते हैं, तो स्टूडेंट्स इसे हम क्या नाम देते थे, बाइवेलेंट का। एक बाइवेलेंट के अंदर चार क्रोमेटिड्स होते हैं, इसी वजह से हम इसे टेट्रेड का नाम देते थे। और होता क्या, उस नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब ये जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है ना, यहाँ पे दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होती हैं और एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिप हो जाती हैं, ठीक है, जिप टुगेदर इकट्ठी हो जाती हैं, दूसरे के साथ मिल जाती हैं। इसे हम क्यास्मेटा कहते हैं। तो क्यास्मेटा के बाद स्टूडेंट्स क्या होता था, ये जो पोर्शन है ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये अपने क्रोमोसोम्स का पोर्शन एक्सचेंज कर लेते थे, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते थे। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें प्रोफेज 1 के अंदर हमने पढ़ी। हमने प्रोफेज 1 के अंदर मजीद देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलाइ हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ ली। हमने ये भी देखा कि प्रोफेज 1 में एक ये भी स्टेप होता है कि जो सेल के अंदर जो सेंट्रोसोम है ना, वो अपना एक पेयर बनाता है, डुप्लीकेट होकर एक पेयर बनाता है। फिर वो जो पेयर है वो ऑपोजिट पोल की तरह माइग्रेट करता है, और वो माइग्रेट करके क्या करता है स्टूडेंट्स, वो ठीक है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन को इस्तेमाल करते हुए स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हमने देखी। आए अब हम मेटाफेज 1 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें मेटाफेज 1। अब स्टूडेंट्स मेटाफेज का आपको कॉन्सेप्ट पहले ही भी है माइटोसिस के। माइटोसिस में क्या होता था स्टूडेंट्स, वहां पे इस तरह जो क्रोमोसोम्स होते थे ना, वो इस तरह सेल के दरमियान में अरेंज हो जाते थे, ठीक है। अगर आपको याद हो माइटोसिस का मेटाफेज, मैंने आपको बताया था वहां पे सेल के दरमियान में ना क्रोमोसोम्स, ठीक है, सेल के इक्वेटर पर अरेंज होते थे, ठीक है, और ये प्लेट स्ट्रक्चर बना देते थे जिसे मेटाफेज प्लेट का नाम देते थे। स्टूडेंट्स मियोसिस के अंदर भी यही हो रहा है। मियोसिस 1 है ना जो उसका मेटाफेज 1, वहां पे भी यही है। वैसे वहां पे क्या था, वहां पे एक होमोलोगस क्रोमोसोम है ना जो, ठीक है, वो दरमियान में अटैच होता था, वो दरमियान में अरेंज होते थे। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बायवैलेंट अरेंज हो रहे हैं। क्या अरेंज हो रहे हैं, बायवैलेंट, ठीक है। वो बायवैलेंट ऐसे ही कि जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई हुई है, आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई हुई है। तो स्टूडेंट्स जब आप मेटाफेज 1 ड्रॉ करेंगे ना, तो आपने एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि आपने पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्रॉ करने हैं। और पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्रॉ करने के साथ साथ आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वहां पे क्रॉसिंग ओवर आप शो करवा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इसे ब्लू से बना रहे हैं, मिसाल यहाँ पे मैं इसे ब्लू से बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं इसे, ठीक है, फर्ज करें मैं इसे ब्लैक से बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। फर्ज करें इस कलर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखें क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रही है ना, ठीक है। आपको इसी तरह से आपने अपने पेपर के ऊपर भी क्रॉसिंग ओवर का पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई हुई है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे इस तरह से क्रॉसिंग ओवर हुए हुए जो बाइवेलेंट है वो सेल के दरमियान में इक्वेटर रीजन में अरेंज होकर, ठीक है, वही मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है, टेट्रेट्स। अब टेट्रेट मतलब बाइवेलेंट को ही वो टेट्रेट का नाम दे रहे हैं,
तो जो टेट्रेड्स हैं अटैच विद स्पिंडल फाइबर्स, जो कि स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होते हैं, देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच है। अलाइन, अलाइन का मतलब होता है तरतीब देना। अलाइन अलोंग द इक्वेटर, इक्वेटर स्टूडेंट्स क्या होता है, सेल का वो हिस्सा जहां पे सेल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अब ये दरम्यान वाला सेल का इक्वेटर है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, यहाँ पे जो टेट्रेड हैं ये तरतीब होते हैं, तरतीब दिए जाते हैं अलोंग द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर। इन दिस वे दे फॉर्म मेटाफेज प्लेट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या बना लेते हैं, ये भी मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं। इन द मेटाफेज प्लेट ऑफ मियोसिस वन, मियोसिस वन के मेटाफेज प्लेट में देखें क्या हो रहा है, two spindle fibers, दो spindle fibers from both poles attach with one pair of homologous chromosomes। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको यहाँ पे इसको रेज करके यहाँ पे इसको मजीद क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि यहाँ पे एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, ठीक है, जो बाइवेलेंट आपको नजर आ रहा है, एक पेयर है। अब इस एक पेयर के साथ स्टूडेंट्स दो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। कितने स्टूडेंट्स, दो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। एक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और दूसरा ये है। अब एक ये क्रोमोसोम है स्टूडेंट्स, एक इसके साथ, इसके काइनेटोकोर के साथ आकर अटैच हो रहा है, और दूसरा ये क्रोमोसोम है और दूसरा स्पिंडल फाइबर इसके काइनेटोकोर के साथ अटैच हो रहा है। माइटोसिस में ऐसा नहीं था, माइटोसिस में एक क्रोमोसोम के साथ दो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते थे, जबकि यहाँ पे एक बाइवेलेंट या टेट्रेड के साथ दो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो आपने इसको जहन में रखना है कि मेटाफेज प्लेट मियोसिस वन में क्या खासियत है। एक खासियत इसमें यह है कि यहाँ पे जो दरअसल के इक्वेटर में, ठीक है, क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज नहीं होते बल्कि उसका पेयर अरेंज होता है जिसे हम बाइवेलेंट कहते हैं। और दूसरा स्टूडेंट्स की क्या खसूसियत है, दूसरी इसकी खसूसियत यह है कि यहाँ पर एक बाइवेलेंट के साथ दो, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, एक इस पोल से और दूसरा इस पोल से, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट पोल्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लिखता है कि मेटाफेज प्लेट ऑफ मियोसिस वन में दो स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ पोल, एक ये इसका पोल है और एक ये पोल है, ठीक है, दो पोल हैं, इसके दो हिस्से हैं, दोनों पोल से एक जो पेयर है ना स्पिंडल फाइबर का, वो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर के साथ अटैच होता है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ये मेटाफेज वन के अंदर होता है। अब स्टूडेंट्स एनाफेज के अंदर क्या होगा, एनाफेज के अंदर वही जो ठीक है, जो माइटोसिस के एनाफेज में होता था। माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता था, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्टैक्ट करते थे, ठीक है, और क्या करते थे, वो अपनी तरफ खींचते थे क्रोमाटिड्स को। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे भी यही होगा एनाफेज के अंदर, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, वो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमाटिड्स को नहीं खींचेंगे बल्कि वो पूरे के पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम को खींचेंगे। अगर मैं आपको साथ साथ माइटोसिस की डायग्राम दिखाऊं तो स्टूडेंट्स, माइटोसिस में एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से अटैच होता था, एक यहाँ से अटैच होता था। तो होता क्या था, एक, ठीक है, ये जो क्रोमाटिड इस साइड पे चला जाता था और एक क्रोमाटिड इस साइड पे चला जाता था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चूंकि दरमियान में पेयर है और उस पेयर के साथ दो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हैं, तो जब ये स्पिंडल फाइबर कांटेक्ट करेगा और ये स्पिंडल फाइबर कांटेक्ट करेगा तो ये पूरे का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर ही उस साइड पे जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, तो आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स देखिए एनाफेज वन के अंदर क्या होता है, each spindle fiber attached with a single chromosome, ठीक है, हर स्पिंडल फाइबर जो कि एक सिंगल क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हुआ है, पुल्स, पुल्स का मतलब होता है खींचना, टुवर्ड्स द पोल, वो अपने वाले हिस्से की तरफ खींचता है, अपने पोल की तरफ खींचता है। पोल किनारे को कहते हैं वैसे, ठीक है, यहाँ पे जिस पोल पर, जिस किनारे पर वो सेंट्रोसोम मौजूद है जहां से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, वो स्पिंडल फाइबर एक पूरे के पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेगा। In this way, the paired chromosomes are separated। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि बाइवेलेंट सेपरेट हो जाते हैं, जो कि इसका जो पेयर है हम उसे बाइवेलेंट कह रहे थे ना, वो जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं वो जो बाइवेलेंट हैं, अब वो क्या हो गए हैं बच्चों, अलग हो गए हैं, सेपरेटेड हो गए हैं, अलग हो गए हैं। वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर, अभी देखें ये एक पेयर था जो दरमियान में आपको नजर आ रहा था, अब उस पेयर का एक क्रोमोसोम इधर और एक क्रोमोसोम इस साइड में मूव कर जाएगा। वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर इज पुल्ड टुवर्ड वन पोल एंड द अदर टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। अब ये जो एक पेयर था ना, उसका एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ मूव कर जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम उसका दूसरे पोल की तरफ मूव कर जाएगा। So two haploid sets of chromosomes are formed। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो गई है, क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो गई है, हाफ हो गई है। मतलब पहले जो थे क्रोमोसोम्स, ठीक है, ज्यादा थे। फर्स्ट करें, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स फर्स्ट करेंगे यहाँ दरमियान में, सेल के दरमियान में 23 पेयर्स थे। कितने थे, 23 पेयर्स अरेंज थे। 23 पेयर्स हैं जिसका क्या मतलब है, 46 होंगे, जाहिर सी बात एक जोड़े के अंदर दो हैं, ठीक है, तो 23 के अंदर कितने होंगे, 46। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या यहाँ पे, 23, अब ये जो जोड़े थे ना 23 जोड़े, तो उन 23 जोड़ों में से 23 इस साइड पे चले गए, 23 इस साइड पे चले गए, अब वो जोड़े खत्म हो गए। तो अब पहले उसके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में थे, समझ आ रही, और जहां पे क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में उसे हम डिप्लॉयड कहते हैं। लेकिन नीचे आधे क्रोमोसोम इस साइड पे चले गए, आधे इस साइड पे चले गए, तो स्टूडेंट्स नीचे वाले जो हैं वो हैप्लॉयड बन गए हैं।
तो यहाँ पे 2 हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो बन जाते हैं। हर क्रोमोसोम जो है अभी भी उसके पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें अभी भी एक जो क्रोमोसोम है ना ये वाला, इसके पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स अभी भी मौजूद हैं। तो आपने इसके एनाफेज को अच्छी तरह से इसको रीड करना। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए तो आप लोगों ने इसको मुझसे पूछ लेना स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको बताऊं कि आपने याद करने की हद तक अगर आपने इसमें से याद करना है कुछ तो क्या करना है, तो आप लोग इसका ठीक है ये 2 लाइंस करने के बाद इसकी आखिरी लाइन कर सकते हैं, दरम्यान वाली लाइन काट सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर वाली 2 लाइनों की ही तरह की एक लाइन है, इसमें मतलब कोई इजाफी इंफॉर्मेशन वो नहीं दे रहा। तो आपने पेपर में क्या करना है, अगर में आप लिखेंगे तो आप पहली 2 लाइन लिखकर और लास्ट वाली लाइन लिख सकते हैं, दरम्यान वाली लाइन आप कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एनाफेज हमारा मुकम्मल हो गया। अब एनाफेज के स्टूडेंट्स, एनाफेज के बाद अगला स्टेप क्या आता है, अगला स्टेप हमारे पास आता है टेलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस। अब स्टूडेंट्स बुक में साइटोकाइनेसिस की अलग से हेडिंग नहीं दी हुई, ठीक है, लेकिन इसके मतलब लिखा जरूर हुआ, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कि मैंने आपको बताया था ना मियोसिस 1 के 2 हिस्से, कि कैरियोकाइनेसिस 1 और एक साइटोकाइनेसिस 1। तो कैरियोकाइनेसिस 1 के जो 4 फेजेस थे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1, जब मुकम्मल हो गए हैं तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस भी होनी है। ठीक है, बुक में इसकी अलग से हेडिंग नहीं दी गई, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ये बात। अब स्टूडेंट्स टेलोफेज 1 के अंदर क्या होगा, जाहिर सी बात है टेलोफेज आपको पता है, जिस तरह हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था, माइटोसिस ये प्रोफेज का बिल्कुल उल्ट होता है। ये प्रोफेज का क्या होता है, बिल्कुल उल्ट होता है। देखिए यहाँ पे स्पिंडल्स डिसअपीयर, हमने पढ़ा था ना प्रोफेज 1 में क्या हो रहा था, स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। एंड अ न्यू न्यूक्लियर एनवेलप इज मेड अराउंड ईच हैप्लॉइड सेट। अब स्टूडेंट्स ये हैप्लॉइड सेट है, हैप्लॉइड सेट से क्या मुराद है, यहाँ पे आधे क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, आधे क्रोमोसोम्स हैं, आपने इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हैप्लॉइड सेट है, अब इसके गिर्द एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। जबकि प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोलस आल्सो रिफॉर्म। अब प्रोफेज में क्या हो रहा था, न्यूक्लियोलाई जो थे वो गायब हो रहे थे, वो खत्म हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रीफॉर्म। री का मतलब है दोबारा, फॉर्म का मतलब है बनना, वो दोबारा से बन रहे हैं टेलोफेज 1 के अंदर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स देखेंगे क्रोमोसोम्स अनकॉइल इनटू क्रोमाटिन। अब देखें प्रोफेज में क्या हो रहा था, क्रोमाटिन जो है वो क्वाइल कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना रहे थे, जबकि क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अनक्वाइल होकर क्रोमाटिन बना रहे हैं। स्टूडेंट्स क्वाइल का मतलब क्या होता है, क्वाइल आपने देखी होगी, इस तरह से होती है क्वाइल, जो गोल होती है। ठीक है, इस तरह जो गोल स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम कहते हैं क्वाइल। क्रोमोसोम्स है ना जो इनके इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्रोमाटिन क्वाइल हो गए ना, इस तरह से क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो अब स्टूडेंट्स होता क्या है, जब ये क्रोमोसोम्स अनक्वाइल होंगे, अनक्वाइल का क्या मतलब, एक धागे को आपने खास शक्ल दी गई है, जिस तरह आपके पास एक नलकी है ना, नलकी के ऊपर आप धागे को क्वाइल कर रहे हैं, उसको लपेट रहे हैं। जब आप उसे अनक्वाइल कर देंगे, दोबारा से बिखेर देंगे जमीन के ऊपर, तो किस तरह से धागा बिखरे हुए शक्ल में आ जाएगा। तो इसी तरह से होता है जो क्रोमोसोम्स है ना, आपको पता है वो इस तरह के खास शेप के अंदर अरेंज होते हैं। फिर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं ये दोबारा से अनक्वाइल होते हैं बिखरे हुए धागों की शक्ल में स्टूडेंट्स, जिससे हम किसका नाम देते हैं, क्रोमाटिन का नाम देते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स टेलोफेज 1 के अंदर हो रही होती है सारी की सारी चीजें। ठीक है, आप इनको ध्यान में रखना। देखिए होता क्या है, स्पिंडल फाइबर्स प्रोफेज 1 में बन, आपने इसको बिल्कुल, जब आपको प्रोफेज 1 याद होगा तो आपको इसका उल्ट बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। वहां पे क्या हुआ था, वहां पे स्टूडेंट्स स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स खत्म हो रहे हैं। वहां पे एक नई न्यूक्लियर एनवेलप बन रही थी। ठीक है, वहां पे नई न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो रही थी, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो रही है, बन रही है। वहां पे न्यूक्लियोलस खत्म हो रहे थे, यहाँ पे न्यूक्लियोलस बन रहे हैं। वहां पे क्या हो रहा था, क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना रहे थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स अनक्वाइल होकर क्रोमाटिन बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा टेलोफेज 1 जो है वो खत्म हो जाता है। और स्टूडेंट्स फिर क्या होता है, फिर हमारे पास होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब है, मतलब आपको ये नजर आ रहा है ना, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो मुकम्मल हो गई। न्यू कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब था, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो मुकम्मल हो गई। ठीक है, और सुनो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के बाद अगला स्टेप क्या है, साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म तकसीम करेगा। और आपको पता है कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ठीक है, जो साइटोकाइनेसिस है स्टूडेंट्स वो किसके जरिए होती है, वो होती है क्लीवेज फ्यूरो के जरिए। मैंने आपको बताया हुआ ना क्लीवेज फ्यूरो क्या होता है, अगर आपने लेक्चर नहीं लिया तो आप मेरा साइटोकाइनेसिस वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं, मैंने माइटोसिस के अंदर आपको डिटेल से क्लीवेज फ्यूरो के बारे में बताया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब साइटोप्लाज्म भी तकसीम हो जाएगा तो ये अलग सेल बन जाएगा और ये अलग सेल बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं, ये जो मियोसिस 1 है इसे रिडक्शन फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है, हाफ क्यों होती है, फर्ज करें कि यहाँ पर पेरेंट सेल के अंदर ठीक है 46 क्रोमोसोम्स थे, 46 क्रोमोसोम्स थे। अब उन 46 आप ये समझे इस तरह के क्रोमोसोम्स थे। अब उन 46 इस तरह के जो क्रोमोसोम्स थे उन्होंने इस तरह के 23 जोड़े बना लिए। मेरी बात समझ में आ रही है, 23 जोड़े बना लिए। अब हुआ क्या कि अब इन 23 जोड़ों में से 23 इस साइड पे चले गए और 23 इस साइड पे चले गए। ठीक है, अब 23 इस साइड पे आ गया, 23 इस साइड पे आ गया। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स इस तरह पेयर्स की शक्ल में थे, डिप्लॉयड था ये सेल। यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या रह गए, हाफ रह गए हैं, तो ये हैप्लॉयड बन गया। एक डिप्लॉयड सेल मियोसिस 1 के अंदर 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बना रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है,
ठीक है। और यहाँ पे क्रोमोसोम्स की तादाद जो कि आधी हो गई है, इसी वजह से मियोसिस वन को रिडक्शन फेज भी कहते हैं, कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आए अब हम आगे इसको मजीद डायग्राम से समझते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आपको डायग्राम नजर आ रही है, प्रोफेज वन है, मेटाफेज वन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। मेटाफेज वन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो बायवेलेंट है वो सेल के दरमियान में अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं। उसके बाद देखें एनाफेज वन, एनाफेज वन में क्या हो रहा है, ये एक पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो है वो अपने सेंट्रोसोम की तरफ जा रहा है, जहां पे वो सेंट्रोसोम के स्पिंडल फाइबर्स से खींच रहे हैं। और यहाँ पे देखें टेलोफेज वन मुकम्मल हो गया, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आपको नजर आ रहा है दो न्यूक्लियाई जो है वो अलग अलग हो गए, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस मुकम्मल हो गई है। जब कैरियोकाइनेसिस मुकम्मल हो गई तो स्टूडेंट्स उससे आगे जो है वो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी। जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो इस तरह के दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स ये है हमारे पास, अभी मियोसिस मुकम्मल नहीं हुई, अभी सिर्फ मियोसिस का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ है जिसे हम मियोसिस वन कह रहे हैं। अब इसके बाद ये जो दो सेल्स है ना स्टूडेंट्स, की अगले मरहले के अंदर जाएंगे जिसे हम मियोसिस टू कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मियोसिस टू कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, हम जो बुक में डायग्राम बनी हुई है हम इस डायग्राम की मदद से देखते हैं कि बुक में जो डायग्राम बनी है उसमें वो क्या कहता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है। आपको दो तरह का डीएनए नजर आ रहा है, एक रेड वाला है और एक ब्लू वाला है। तो स्टूडेंट्स एसल में इसका रेड वाला था, एस फेज के अंदर क्या हुआ, जब इंटरफेज में था ये सेल, एस फेज के अंदर इसने क्या किया, ब्लू वाला अपनी कॉपी तैयार कर ली। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या, यहाँ पे अगले स्टेप में प्रोफेज वन के अंदर, तो यहाँ पे आप देखें कि ये किस तरह से आपको नजर आ रहा है, क्रोमाटिन जो है ये कंडेंस हो गया है क्रोमोसोम्स की शक्ल में। यहाँ पे आप देखें एक सेंट्रोसोम था, अब यहाँ पे सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट होने के साथ साथ उन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बनाने भी स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो आप इन चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ वहां पे, फिर यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे साइनेप्सिस होगी, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आएंगे। जब वो करीब आएंगे तो जोड़ा बना देंगे जिसे हम बाइवेलेंट टेट्राहेड्रॉन कहेंगे। तो बाइवेलेंट टेट्राहेड्रॉन बनेगा तो फिर उनकी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, जिप टुगेदर इकट्ठी हो जाएंगी, या फिर वो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे हम क्यास्मेटा कहेंगे। जब क्यास्मेटा बन जाएगा तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। तो बच्चों जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे प्रोफेज वन मुकम्मल हो जाता है, फिर मेटाफेज वन आता है। मेटाफेज वन में बच्चों फिर क्या होगा, फिर वही हमारे पास स्टेप होगा जो कि हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो पेयर है बाइवेलेंट है, ये जो टेट्रेड है, ठीक है, हम इसे ये भी कह सकते हैं, हम इसे बाइवेलेंट भी कह सकते हैं, हम इसे टेट्रेड भी कह सकते हैं, हम इसे पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। इस सेल के दरमियान में अरेंज होकर एक मेटाफेज प्लेट बना देगा। फिर एनाफेज में क्या होगा, एक बाइवेलेंट के साथ, एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ दो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे, एक स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के साथ, एक स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के साथ अटैच होगा। अब जब उस स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक पूरे का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम इस साइड पे आ जाएगा और एक पूरे का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम इस साइड पे चला जाएगा। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो क्या हो गई, हाफ हो गई। तो ये हैप्लॉइड सेट हो गया, ये भी हैप्लॉइड सेट है क्रोमोसोम्स का। टेलोफेज वन में क्या होगा, उसके गिर्द एक नई न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी, नया न्यूक्लियोलस बन जाएगा, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? और वो जो स्पिंडल फाइबर्स वो जो कि यहाँ पे बने थे वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस को आपको बुक के अंदर शो नहीं किया गया। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्लीवेज फ्यूरो के जरिए जो सेल है ये दो नए सेल्स बना देगा। उसके बाद वो जो दो नए सेल्स हैं स्टूडेंट्स वो मियोसिस टू के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अब बच्चों मियोसिस टू के अंदर क्या होता है, कैसी होती है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।